बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जून 2022 मंथ से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों के संग्रह को, जो कि 2022 में आयोजित होने वाले बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। चाहे आप बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार एसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक हो सकता है। यहाँ से आप बेहतर चीज़ों को सीख सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाकर के इसके पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जून 2022 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इन सारे सेक्शन से संबंधित हमारा प्रश्न होगा। मुख्य फोकस जो होगा इन्हीं सारे सेक्शन पर होगा, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर यह ध्यान रखें, वर्ष 2021 का वार्षिकांक वाला जो पीडीएफ है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके यहाँ से चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पीडीएफ की बात करें तो 169 पेज है और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 1000 से अधिक प्रश्नों का यहाँ पर समग्र विश्लेषण किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ध्यान रखें, सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हो सके तो आप इसे नोट भी जरूर कीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो डेली करंट अफेयर्स वाला सीरीज वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं यूट्यूब पर और बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो उसमें जो हमने आपको प्रश्न बतलाए हैं वहाँ से हमने जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न है उसको यहाँ पर सम्मिलित किया है। एक तरह से देखा जाए कि जो छात्र डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में मुख्य रूप से फोकस नहीं रहे तो यहाँ पर इसके माध्यम से आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एक ही जगह प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हरियाणा की मेजबानी में आयोजित हो रहा है, ऐसे में बिहार के लिए ये पहला पदक था, कांस्य पदक, जो कि बिहार को दिलाया शुभम कुमार ने। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर हम लोग जानेंगे और ये सारे पॉइंट जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सभी को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने आगे लिखा कि हाल ही में हरियाणा में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के कैमूर जिले के पहलवान शुभम कुमार ने कांस्य पदक जीता है। और इस तरह से देखा जाए तो कांस्य पदक जीतकर उन्होंने बिहार को पहला पदक दिलाया और ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथे संस्करण में ये बिहार के नाम पहला पदक था। यहाँ पे हमने आगे ये लिखा कि शुभम कुमार ने 80 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला पॉइंट ये कि शुभम कुमार ने झारखंड के पहलवान को हराकर यह पदक अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का पहला पदक था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहार ने इस प्रतियोगिता में 2 पदक अपने नाम किया था। दूसरे पदक की चर्चा यहाँ पर हमने अगले प्रश्न में किया है। इस दूसरे प्रश्न में ये प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भोला सिंह। आपको यहाँ पर डिटेल जानकारी याद रखना, जो संबंधित चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड किया है। जानकारी यह है कि हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में यानी कि यूथ गेम्स में जहानाबाद के भोला कुमार सिंह ने इस प्रतियोगिता में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। वहीं पर इस प्रतियोगिता में पहले पदक की बात करें तो कांस्य पदक दिलाया था शुभम कुमार ने। इसकी जानकारी हमने आपको पहले प्रश्न में दिया है। यहाँ पे आगे हमने ये पॉइंट लिखा कि भारोत्तोलन में उन्होंने यह पदक अपने नाम किया। जो गोल्ड मेडल मिला भी हाल ही में जहानाबाद के भोला कुमार सिंह को, इन्होंने भारोत्तोलन में यह पदक अपने नाम किया है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपने वर्ग में कुल 12 खिलाड़ियों के या फिर 12 राज्यों के खिलाड़ियों को हराकर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोनों जानकारी यहाँ से ध्यान रखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के नाम 2 पदक था। ये संबंधित जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे के मामले में या फिर सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार किस स्थान पर है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार का जो स्थान है ये दूसरा स्थान है। राइट आंसर होगा दूसरा। संबंधित जानकारी ध्यान रखिए कि हाल ही में जारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। यहाँ से ये आंकड़े याद रखना है कि बिहार की जो रैंकिंग है ये दूसरी स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बिहार में सड़क दुर्घटना की जो दर है ये 78 है। 78 अंक के साथ बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें साथ ही बिहार में पिछले 4 वर्षों में सड़क हादसे में होने वाली मौत में
15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, पिछले 4 वर्षों से तुलना किया जाए तो 15% की इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है। आगे हमने ये जानकारी दिया कि मिजोरम की दुर्घटना दर 79 अंक के साथ पहले और पंजाब 75 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ से पहले, द्वितीय और तृतीय स्थान को आपको ध्यान रखना है। 79 अंक के साथ मिजोरम पहले स्थान पर है, 78 अंक के साथ बिहार दूसरे स्थान पर, वहीं पे तीसरे स्थान की बात करें तो पंजाब 75 अंक के साथ सड़क दुर्घटना में होने वाले मौत के मामले में तीसरे स्थान पर है। ये क्रम आपको क्रमशः याद रखना है। अब यहाँ पर अगला होगा चौथा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नीरज कुमार, जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इन्हें भी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये सम्मानित क्यों किए गए हैं, डिटेल जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में पौधारोपण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया, स्लम क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा, कोविड जैसी महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एक स्वयंसेवक को मास्क के वितरण और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण आदि कार्यों के लिए नीरज कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर यहाँ पे शॉर्ट में बात करें तो सामाजिक कार्यों के लिए अभी हाल ही में नीरज कुमार को यह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। आगे हमने एक पॉइंट लिखा कि भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने नीरज कुमार को यह प्रमाण पत्र और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया है। ये जानकारी नोट कीजिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट हमने ये डाला कि हाल ही में बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईसी सिंह और राजहंस सिंह को नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। आईसी सिंह और राजहंस सिंह को भी हाल ही में नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से 2022 में सम्मानित किया गया, जून 2022 में। अगला होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण अभी हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर किया गया है। राइट आंसर होगा बिहार। आपको जानकारी दे दूं कि राजधानी पटना से, यानी कि बिहार की राजधानी पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु को कभी एशिया के सबसे बड़े नदी पुल के नाम से जाना जाता था, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन वहीं पे अगले पार्ट में हम बात करें तो लेकिन अब इस पुल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी सेतु के एक नए रूप में 5.57 किलोमीटर तक 2 लेन का निर्माण किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से स्टील से बना हुआ। यह अब तक का भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है, जो कि बिहार में गंगा नदी पर बना है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी सेतु की जर्जर स्थिति होने के बाद नवंबर 2017 में स्टील ब्रिज बनाने का निर्णय के बाद काम शुरू हुआ था। नवंबर 2017 में ये निर्णय हुआ था, उसके बाद ही कह सकते हैं इसके काम को लेकर के प्रक्रियाएं शुरू हुई थी। और इस सेतु के पूर्वी लेन का जो शुभारंभ हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 2 लेन का अभी हाल ही में कह सकते हैं निर्माण हुआ। इसमें से जो पूर्वी लेन का जो शुभारंभ हुआ ये 7 जून 2022 को केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। वहीं पे बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार में जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है ये नितिन नवीन है। दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना, दोनों के नाम में नितिन शब्द है। अगला होगा हमारा 6ठा प्रश्न। ये 6ठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है किस जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को, यानी कि ये जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये निर्णय किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। राइट आंसर होगा कैमूर जिले में स्थित है करकटगढ़ जलप्रपात। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। दरअसल हाल ही में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में स्थापित करने की भी बात कही गई थी। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था और आपको बताया था कि बिहार का वर्तमान में बात करें तो बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। आपको ध्यान रखना, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में बिहार का पहला टाइगर रिजर्व या फिर कह सकते हैं एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वहीं पे बात करें जो दूसरा टाइगर रिजर्व के निर्माण की भी बात कही गई है, ये कैमूर जिले में ये स्थापित किया जाएगा। हमने यहाँ पे आगे लिखा है कि हालांकि वर्तमान में बिहार का पहला और एक, देखिए उसी चीज को यहाँ पे आगे लिखा गया है कि बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें पश्चिमी चंपारण जिले की तो ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अगला होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार की किस छात्रा को G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है? तो राइट आंसर है रेणु पासवान को भी हाल ही में G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली रेणु पासवान को G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये यहाँ से जाने के रेणु पासवान की बात करें तो आप उन्हें यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बता दूं कि G100 आखिर है क्या। तो G100 दुनिया भर की प्रतिभाशाली महिलाओं का एक संगठन है जो कि महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। पूरे विश्व में कह सकते हैं महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाता है और इसमें अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी 135 देशों की महिला लीडर है जो कि अलग अलग देशों की महिलाओं के लिए मिलकर काम करती है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में रेणु पासवान की उपलब्धि के बारे में हमने एक पॉइंट लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 में रेणु पासवान को सी द चेंज का टाइटल से सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, सी द चेंज टाइटल से सम्मानित किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा रेणु पासवान को 2020 में। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में एम्स जोधपुर द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो राइट आंसर होगा 5844.63 टन कचरा का उत्पादन यहाँ पे होता है, प्लास्टिक कचरा का उत्पादन तंबाकू से। इस प्रश्न के बारे में विस्तृत अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना, जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से 5844.63 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। ये रिपोर्ट में ये सारी बातें कहेगी। इसके अलावा और भी कई सारी जानकारी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बिहार में हर साल सिगरेट से 35.02 टन, बीड़ी से 310.04 टन और धुआं रहित तंबाकू से 5492.07 टन और अन्य से मिलाकर कुल मिलाकर बात करें तो 5844.63 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। तो ये आंकड़े जो संबंधित हैं आपको यहाँ से नोट करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए। ये आंकड़े आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो एम्स जोधपुर जो एम्स है इसके द्वारा भी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आगे हमने ये लिखा है कि इस वर्ष झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जानकारी हमने आपको कई बार विस्तार से दिया था। इस वर्ष जो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया वो यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है। तो विश्व स्तर पर ये तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इसको लेकर अभी हाल ही में झारखंड राज्य का चयन किया गया। झारखंड राज्य का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर झारखंड की बात करें तो तंबाकू उत्पादों को बेहतर तरीके से खत्म करने की दिशा में प्रयासों को लेकर अभी हाल ही में इस पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है, तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से। 2022 में तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो इसका थीम क्या था या फिर इसका विषय क्या था, तो तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, यानी कि टोबैको थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट। ये 2022 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम था जो कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो ये सारी संबंधित जानकारी आपके एग्जाम में पूछ जाने की प्रबल संभावना है, सभी को नोट कीजिएगा। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये 9वां प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में बिहार के किस जिला न्यायालय में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर बेगूसराय जिला न्यायालय में भी हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज किया गया। अब यह मामला क्या था वो सारी चीज़ें हालांकि हमने आपको बताया है। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के बेगूसराय में भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। और ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया ये आपको ध्यान रखना। यह मामला 30 लाख रुपये के बाउंस चेक से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर अभी हाल ही में बेगूसराय जिला न्यायालय में अभी हाल ही में कह सकते हैं शिकायत दर्ज किया गया है महेंद्र सिंह धोनी समेत कुल 8 लोगों पर। अगला होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न, 9वां नहीं बल्कि 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा जमुई जिले में भी हाल ही में कह सकते हैं गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं और ये गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के जमुई जिले से संबंधित है। विस्तृत जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों पर प्राचीन काल के मानवों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्ष्य मिले या फिर कह सकते हैं प्राचीन शैल चित्र यहाँ से पाए गए हैं। और यहाँ से जो पाए गए हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्वेषण में ये प्राग ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी जानकारी के आधार पर जो ये रिपोर्ट में जो सारी बातें निकल कर सामने आती है, इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें
तो इसका जो अवलोकन हुआ ये प्राग ऐतिहासिक काल तक के ये दर्शाए गए हैं, यानी कि ये जो आकलन हुआ ये एक्चुअली में यहाँ पे माना गया है ये प्राग ऐतिहासिक काल तक के ये अवशेष हैं। तो यहाँ से ये ध्यान रखें गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के जमुई जिले में स्थित है। जमुई की बात करें तो जमुई से संबंधित एक जानकारी आपको याद रखना है, हालांकि कई बार हमने आपको बताया है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत का 44% स्वर्ण, जो कि स्वर्ण का जो 44% भाग है ये जमुई जिले में है। इसकी पुष्टि भी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। पूरे भारत में जितने स्वर्ण खदान है या फिर जितनी स्वर्ण है उनमें से 44% जो हिस्सा है ये केवल और केवल जमुई जिले में है। जमुई के बारे में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि जमुई के नागिन नकटी में ही पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था। यहाँ पर पहली बार ये कलरव जो कि पक्षी महोत्सव मनाया गया था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है जमुई में मौजूद गिद्धेश्वर पर्वत। अगला होगा हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए या फिर कह सकते बिहार एसआई एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से अपनी तैयारी का आप खुद से आकलन कर पाएंगे हजारों विद्यार्थियों के बीच कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। और जो हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला सीरीज है इसके माध्यम से आप यहाँ पर हमारे सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी तैयारी यहाँ पर बिहार जीके की भी मजबूत हो जाएगी, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको, और भी कई सारे हमारे नोट्स है, कई सारे मटेरियल है वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलता है। तो ध्यान रखिए हमारे जितने भी सभी मटेरियल हैं वो सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एक जगह वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्विज, ये सभी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाइए, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री में भी उपलब्ध है। तो अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पर सभी चीज़ों को एकदम से पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 35,000 से अधिक लोग रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां पर बिहार पुलिस कमांडो को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो राइट आंसर होगा हमारा बोधगया में अभी हाल ही में ये कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हुआ है। अब राइट आंसर होगा बोधगया। आपको ध्यान रखना बिहार पुलिस को अब गया जिले में बोधगया में कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विशेष अभियान दस्ता दल या फिर कह सकते हैं एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहाँ पर कह सकते हैं ये पुलिस कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे हमने ये लिखा कि हालांकि बिहार पुलिस में एसटीएफ का जो गठन हुआ था ये वर्ष 2000 में, यानी कि वर्ष 2000 में इसका गठन किया गया था, लेकिन बोधगया में एसटीएफ ट्रेनिंग सेंटर का जो निर्माण शुरू हुआ था ये निर्माण वर्ष था 2015 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, जो अभी हाल ही में बनकर तैयार हो गया है। आगे हमने यहाँ पर इसकी विशेषता के बारे में लिखा है कि एक साथ यहाँ पर 200 जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो कह सकते हैं अत्याधुनिक तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से यहाँ पर कह सकते हैं बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकेगी। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के इसकी जो अभी हाल ही में कह सकते हैं शुरुआत हुई है बोधगया में हुई है और ये बिहार का पहला कह सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार जाति आधारित गणना करने वाला है। अगर यह हो जाता है तो बिहार जाति आधारित गणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिहार ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा। यहाँ पे संबंधित सारे फैक्ट हमने ऐड किए हैं। आपको ध्यान रखना हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से राज्य में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया गया और यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है इसकी घोषणा भी हाल ही में हुई है, लेकिन बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी बाकी है। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि ऐसी गणना करने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य होगा। हालांकि बात करें पहले राज्य की तो जाति आधारित जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। बिहार में अगर ये संपन्न हो जाता है सर्वकुशल तो आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि बिहार ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य है कर्नाटक के बाद। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि बिहार जाति आधारित या फिर बिहार सरकार जाति आधारित गणना करने के साथ साथ आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी करेगी, इसकी भी घोषणा हुई है और इस पूरी प्रक्रिया में करीब 9 महीने का समय लगेगा। ये सारी जो बातें निकलकर सामने आई है इसी आधार पर हमने यहाँ पर सारे चीज़ों को ऐड किया है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ चेंजिंग भी हो जाए, तो यहाँ पर जो अब तक का जो रिपोर्ट है उस आधार पर यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को लिखा है। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से याद रखिए, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, जो कि आपको ध्यान रखिए ये बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। आमिर सुबहानी वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे अगले 13वें प्रश्न पे। ये 13वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्य के कितने जिलों में आरओबी बनाने की मंजूरी दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 8 जिलों में आरओबी के निर्माण की मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया। आरओबी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है आरओबी का पूरा नाम होता है रेलवे ओवर ब्रिज।
आपको संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ मिलकर राज्य के कुल 8 जिलों में 1175.79 करोड़ की लागत से 15 रेलवे ओवर ब्रिज अर्थात आरओबी बनाने की मंजूरी दी है। कुल मिला के 15 आरओबी का निर्माण होगा और ये बिहार के 8 जिलों में इसका निर्माण होगा। अब ये 8 जिले कौन कौन से हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर हमने आगे लिखा है, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि इस परियोजना में राज्य का जो योगदान होगा ये 669.23 करोड़ होगा। कुल जो यहाँ पर लागत आने की उम्मीद है, जो प्रावधान किया गया है, ये 1175.79 करोड़ है। वह भी बात करें राज्यांश का तो 669.23 करोड़ रुपया, 2-3 नहीं बल्कि 2-9 करोड़ रुपया कह सकते हैं बिहार सरकार को यहाँ पर इस परियोजना के लिए चुकाना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। अब ये जो 8 जिले हैं, 8 जिलों की बात करें तो दरभंगा में कुल मिला के ये 15 में से 4 आरओबी बनेंगे। समस्तीपुर में 1, पूर्वी चंपारण में 1, मुजफ्फरपुर में 2 और पश्चिमी चंपारण में 2, नवादा में 1, बेगूसराय में 1 और कटिहार में 3। कुल मिला के ये 8 जिलों में 15 आरओबी का निर्माण किया जाना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 14वां प्रश्न। ये 14वां प्रश्न है कि हाल ही में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। बताएं कि यह प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित है। नवीनगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो राइट आंसर होगा औरंगाबाद में ये स्थित है, जहां से भी हाल ही में 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट की तीसरी व अंतिम इकाई से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। ये तीसरी और इसकी आखिरी इकाई है जिसके माध्यम से यहाँ पर बिहार को 660 मेगावाट बिजली मिल रहा है, यहाँ पर कह सकते हैं इसका उत्पादन हो रहा है। आगे यहाँ पे हमने ये लिखा है कि राज्य के स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी औरंगाबाद जिले में स्थापित है। आपको ध्यान रखना ये औरंगाबाद जिला में स्थापित है। और औरंगाबाद जिले के बारे में अभी जो हमने आपको एक जानकारी दिया था कुछ समय पहले कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है इसका नाम बदलकर अभी हाल में संभाजी नगर किया गया है। और एक जानकारी ये भी आपको दिया गया था कि औरंगाबाद नाम के 2 जिले हैं भारत में, एक तो है औरंगाबाद नाम का महाराष्ट्र में, दूसरा है बिहार में। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखिए, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा ये है कि पहली और दूसरी यूनिट का जो वाणिज्यिक परिचालन 6 सितंबर 2019 और 23 जुलाई 2021 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किया गया था। ऐसे में भी हाल ही में जो तीसरी यूनिट का जो कह सकते हैं अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ है, ये अभी हाल ही में जून 2022 में हुआ है। आगे हमने यहाँ पर ये लिखा है, देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है कि भारत में औरंगाबाद नाम का 2 स्थान है, एक तो बिहार में है और दूसरा महाराष्ट्र में है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आपको नोट कर लेना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला होगा हमारा यहाँ पर 15वां प्रश्न। ये 15वां प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा। ये भारत का 8वां नैनो यूरिया प्लांट होगा जो लगाने का भी हाल ही में घोषणा भी है, और ये भारत में किस स्थान पर लगाया जाएगा। और राइट आंसर होगा बिहार में इसे लगाए जाने की घोषणा भी हाल ही में हुई है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, देश का यानी कि भारत का 8वां नैनो यूरिया प्लांट बिहार में लगाया जाएगा, ऐसी घोषणा भी हाल ही में हुई है। इसकी घोषणा भी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया, जिससे यहाँ के किसानों को इको फ्रेंडली यूरिया उपलब्ध हो सकेगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हाल ही में इसके निर्माण की घोषणा भी हाल ही में की गई है। दरअसल यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 28 मई 2022 को गुजरात के कलोल में देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट यानी कि इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का जो उद्घाटन हुआ ये गुजरात में हुआ 28 मई 2022 को। ये भारत का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट था, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला होगा हमारा यहाँ पर 16वां प्रश्न। ये 16वां प्रश्न ये कि हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव अभी हाल ही में सेंथिल कुमार को बनाया गया है। राइट आंसर होगा सेंथिल कुमार। आपको ध्यान रखना, हाल ही में सेंथिल कुमार को बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है। सेंथिल कुमार पहले गृह सचिव थे, ये ध्यान रखिए। सेंथिल कुमार पहले गृह सचिव थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्हें स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पंकज कुमार को राज्य परिवहन विभाग के सचिव का प्रभार सौंपा गया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 17वां प्रश्न। ये 17वां प्रश्न है कि हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो शशि भूषण प्रसाद इनका नाम है, जो भी हाल ही में भारतीय रेसलिंग टीम का कोच नियुक्त हुए हैं। ये बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर हमने लिखा कि हाल ही में समस्तीपुर जिला के शशि भूषण को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना, वे हाल ही में कजाकिस्तान में होने वाले वर्ल्ड रैंकिंग कुश्ती सीरीज टूर्नामेंट में शामिल हुए हैं, और यह टूर्नामेंट 2
जून से 6 जून 2022 तक आयोजित किया गया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि जो इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। समस्तीपुर जिला के ये रहने वाले हैं और इन्हें भी हाल ही में ये भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। अगला होगा हमारा 18वां प्रश्न। ये 18वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है। तो आम के उत्पादन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे भारत में बिहार का जो स्थान है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर ये चौथा स्थान है। आपको बता दूं कि बिहार में फलों का उत्पादन का 50% हिस्सा आम का है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख हेक्टेयर में है। बिहार में जितने फलों का उत्पादन होता है, तो सारे फलों की बात करें तो उनमें से 50% हिस्सा जो होता है केवल और केवल आम का होता है। मुख्य रूप से कह सकते हैं बिहार में जो फल है ये आम है। और इसको लेकर अभी हाल ही में जो प्रश्न बना, एक रिपोर्ट आया था जिसके आधार पर यहाँ पे हमने इसे शामिल किया है। आगे हमने ये लिखा कि आम के उत्पादन में बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है, यानी कि बिहार का जो स्थान है ये पूरे देश में चौथा है। इससे पहले स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है। आगे हमने यहाँ पे ये लिखा कि भागलपुर बिहार से प्रसिद्ध जर्दालू आम को जीआई टैग भी प्रदान किया गया। जर्दालू आम, कतरनी, चावल, मगही पान को वर्ष 2018 में एक साथ जीआई टैग दिया गया था। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 19वां प्रश्न। ये 19वां प्रश्न है कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार का पूरा देश में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार का मक्का उत्पादन में पूरे देश में तीसरा स्थान है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन में या फिर इसके मामले में बिहार का पूरे देश में तीसरा स्थान है और इनमें पहला स्थान तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। और इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने डाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ध्यान रखेंगे। देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का जो योगदान है ये करीब 9% है। ये आंकड़े याद रखिए। और जो अगला पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए बिहार को भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था बिहार को। अगला होगा हमारा यहाँ पर 20वां प्रश्न। ये 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भगीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर होगा बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी हाल ही में भगीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। दरअसल यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में राजा भगीरथ की जयंती मनाई गई और भगीरथ मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा किया गया था। और यहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भगीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना बिहार ही में कर्नाटक में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार की बात करें तो वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक है तारकिशोर प्रसाद और दूसरी है रेणु देवी। आप यहाँ पर दोनों को इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको ध्यान रखना नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखिए, जो लोग बिहार एसएससी सीजीएल 3 की तैयारी में लगे हैं, ये वैकेंसी भी हाल ही में आई थी, तो यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कई सारे यहाँ पर करंट अफेयर्स का पैकेज है और बिहार सामान्य ज्ञान का यहाँ पर पूरा तैयारी आपका हो जाएगा। ये सभी के लिए आप बीपीएससी मेकर ऐप पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपके लिए ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से तैयार की गई है। आप यहाँ पर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इच्छुक लोग जरूर इसे प्राप्त करेंगे और ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 21वां प्रश्न। ये 21वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में ये चौथा फूड लैब का निर्माण हुआ, जो कि भारत का ये चौथा फूड लैब है। संबंधित जानकारी याद रखिए कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI का चौथा फूड लैब बिहार के रक्सौल पटना में शुरू किया गया है। इसके साथ कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। और बिहार से पहले जो 3 फूड लैब है ये किस स्थान पर या फिर किस शहर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार से पहले 3 फूड लैब कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई में थे, लेकिन अभी हाल ही में ये चौथा जो ओपन हुआ है ये बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। और यहाँ पर सब्जी, फल, गेहूं, चावल के अलावा तेल व अन्य लिक्विड पदार्थों की भी जांच की जा सकेगी। इसी को लेकर अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है बिहार में। अगला होगा 22वां प्रश्न। ये 22वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में पटना के किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इनका नाम है अपर्णा। ध्यान रखें। और संबंधित जानकारी आपको याद रखना है कि हाल ही में पटना की अपर्णा ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतकर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। आपको ध्यान रखना, ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था ये कोलकाता में ये आयोजित हुआ था। और इसके अलावा एक पॉइंट हमने यहाँ पर ये लिखा कि हाल ही में मोहिनी पंडित ने बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 गर्ल कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। वहीं पे बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर धानवी करीमकार रही और तीसरे स्थान पर अंकिता राज रही। तो ये महिला कैटेगरी वाला था, ये भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर चेस प्रतियोगिता के यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, एक एक्स्ट्रा फैक्ट को हमने डाला था। तो ये तो हो गया गर्ल्स कैटेगरी में। वहीं पे बात करें बॉयज कैटेगरी की, तो इसकी जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में दिया था। हालांकि यहाँ पर भी देखेंगे एक आगे आने वाला प्रश्न है, वहां पर इसकी चर्चा किया जाएगा। अगला होगा यहाँ पर हमारा 23वां प्रश्न। ये 23वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मंगल पांडे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितने प्रतिशत हो गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये घटकर 25.9% हो गई है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में बिहार राज्य की स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा जारी किया गया और ये नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर ये सारी बातें निकलकर सामने आई है, जो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं। आपको ध्यान रखना, हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्री की नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर 25.9% हो गई है। दरअसल नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से 1 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। ये रिपोर्ट आपको याद होगा, हमने आपको जानकारी दिया था, एम्स जोधपुर एम्स की रिपोर्ट थी, जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। और आगे हमने यहाँ पर यह लिखा है कि तंबाकू पर रोक लगाने के लिए हर साल 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और धूम्रपान निषेध दिवस जो 31 मई को कह सकते हैं जब मनाया गया, विश्व स्तर पर झारखंड राज्य को सम्मानित किया गया था। ये जानकारी हमने आपको दिया था कुछ समय पहले ही। और उसके बाद यहाँ पर एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था, इसका थीम क्या था। तो टबैको थ्रेट्स टू आवर इन्वायरमेंट, ये 2022 वाला इसका थीम था। अगला होगा यहाँ पर हमारा 24वां प्रश्न। ये 24वां प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में बिहार के गुलजारबाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई है। प्रश्न पूछा गया कि गुलजारबाग प्रेस की स्थापना कब हुई थी। अभी हाल ही में इसकी नीलामी करने का घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और प्रश्न बना है यहाँ पर अपने एग्जाम में बन सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में। आपको याद रखना है कि हाल ही में आधुनिक बिहार की गुलजारबाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई है। दरअसल यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, इसके पीछे रीजन यह है कि पुरानी जो मशीनें बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, यहाँ पर काम बेहतर तरीके से नहीं हो जा रहा, एक तरह से कह सकते हैं कबाड़ का ये रूप ले चुकी है। तो ऐसे में इसे बदल कर नया मशीन लगाने की सरकार की योजना है, इसीलिए भी हाल ही में इसे बेचे जाने के कह सकते हैं नीलामी करने की घोषणा की गई है। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा है कि बंगाल से विभाजित होने के बाद वर्ष 1912 में बिहार अस्तित्व में आया था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमने आगे लिखा है कि 1912 में ही अंग्रेजों ने गुलजारबाग प्रेस की स्थापना की थी, ये याद रखिए। नई मशीनों को लगाने के लिए इन पुरानी मशीनों को हटाना जरूरी है, यह भी मैंने आपको बताया। इसी वजह से अभी हाल में कर सकते हैं इसको लेकर के नीलामी करने का फैसला किया गया है। और इस प्रेस की बात करें तो इस प्रेस में सरकार के महत्वपूर्ण गजट और दस्तावेजों का प्रकाशन होता है। जो भी सरकारी गजट या फिर कह सकते हैं जो दस्तावेज होते हैं यहीं पर प्रकाशित होता है। यहाँ पर इसके एक इमेज में थोड़े से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही गुलजारबाग प्रेस है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगला होगा 25वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस पुस्तक की वजह से लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पुस्तक का नाम अगर बात करें तो नाम होगा पुस्तक का शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस पुस्तक के लिए भी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। आपको जानना है मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी की पुस्तक वर्ष 2008 में प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक का जो कह सकते हैं एक तरह से लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 नवंबर 2009 को इसका लोकार्पण किया गया था, जिसको लेकर भी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हुआ है और इन्हें कह सकते हैं ये सम्मान मिला है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है मुरली मनोहर श्रीवास्तव। मुरली मनोहर श्रीवास्तव की बात करें तो ये बिहार के बक्सर जिला के डुमराव से संबंधित है। डुमराव यहाँ पर शब्द जो आप देख रहे हैं डुमराव से ही संबंधित थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यहीं पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म भी हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बिहार जीके के तहत कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो डुमराव में हुआ था और ये जिला पड़ता है बक्सर। बक्सर में ही कह सकते हैं गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखिए वही चीज को हमने लिखा है कि गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में बक्सर चौसा में एक स्थान है, यहीं से प्रवेश करती है। और जो बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ती है ये कटिहार में एक स्थान है जहां पर कह सकते हैं गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को छोड़ देती है। और इस पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर इस पुस्तक के कवर पेज को आप देख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लेखक है मुरली मनोहर श्रीवास्तव और ये बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। अगला हमारा यहाँ पर 26वां प्रश्न। ये 26वां प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 किसने जीता है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मोहिनी पंडित और विवान रिपुंजय। महिला और पुरुष वर्ग में दोनों ने इस खिताब को अपने नाम किया है। दोनों कैटेगरी को यहाँ से आपको याद रखना है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान में पटना में आयोजित बिहार स्टेट अंडर-9 चेस चैंपियनशिप की गर्ल्स कैटेगरी में छपरा की मोहिनी पंडित ने बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर-9 जीता। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखना आपको। मोहिनी पंडित जो कि छपरा की रहने वाली, इन्होंने अंडर-9 कैटेगरी में जो आयु वर्ग है और इसमें कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया, यानी कि पहले स्थान पर रहे। और वहीं पे हम बात करें अगर दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर किशनगंज की धानवी कर्मकार और तृतीय स्थान पर अंकिता राज रही। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। पुरुष कैटेगरी की बात करें तो पुरुष कैटेगरी में बालकों के वर्ग में मुजफ्फरपुर के विवान रिपुंजय ने पटना के पार्थ को हराकर प्रतियोगिता जीतने का गौरव हासिल किया। वहीं पर किशनगंज के सोनू राय दास ने द्वितीय स्थान हासिल किया, ये द्वितीय स्थान पर रहा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आप ध्यान रखिए। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है विवान रिपुंजय, जो कि बिहार के कह सकते हैं मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बालकों की कैटेगरी में अंडर-9 वर्ग में इन्होंने कह सकते हैं इस किताब को अपने नाम किया है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 27वां प्रश्न। ये 27वां प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में बिहार के कितने जिलों को धूम्रपान जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। तो राइट आंसर होगा कुल मिलाकर 3 जिलों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में बिहार के 3 जिले जो कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा पुरस्कृत किया गया। वर्तमान में जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इन्हीं के द्वारा इन तीनों जिलों को सम्मानित किया गया। ये जिले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर है। अगला पॉइंट यहाँ पे यह कि इस वर्ष झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। ये जानकारी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिया था और ये प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और 2022 में इसका थीम है टोबैको थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट, यानी कि तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। आगे चलेंगे, अगला होगा यहाँ पर हमारा 28वां प्रश्न। तो यह 28वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में हुई और इस घोषणा के आधार पर हम बात करें तो राइट आंसर होगा अक्टूबर 2022 से यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। इस घोषणा के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार राज्य के बेगूसराय जिला स्थित बरौनी फर्टिलाइजर, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1976 को, तो इस कारखाने को केंद्र सरकार ने नया तोहफा दिया है। दरअसल इस कारखाने में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा, ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है। और नवीनतम घोषणा के आधार पर अक्टूबर 2022 से यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। और ये देश में यूरिया की कमी को खत्म करने के लिए लगातार खाद कारखाना का निर्माण किया जा रहा है। और इसी कड़ी में कह सकते हैं यहाँ पर इसे कह सकते हैं चुना गया है बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना को। आगे हमने यहाँ पे ये लिखा कि इसलिए सिंदरी और बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में टेस्टिंग का काम चल रहा है, जिसमें कि अक्टूबर 2022 से यहाँ पर यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। टेस्टिंग का जो कार्य हो रहा है सिंदरी और बरौनी फर्टिलाइजर में एक साथ यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसी संबंधित हमें एक पॉइंट ऐड किया है कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी झारखंड में है और ये तत्कालीन बिहार में था। जब इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, ये बिहार के क्षेत्र में था, लेकिन वर्तमान में ये झारखंड में है और ये भारत का पहला उर्वरक संयंत्र है सिंदरी उर्वरक संयंत्र, जो कि वर्तमान में झारखंड में है। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स को यहाँ से आपको याद रखना है। वहीं पे बात करें बरौनी की, तो बरौनी में बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना था या फिर है, जो कि सोवियत संघ की मदद से 1964 में स्थापित हुआ था। ये ध्यान रखें 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई थी। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 29वां प्रश्न। ये 29वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है, देखिए यहाँ पे 9 नहीं बल्कि यहाँ पे 29 होना चाहिए। तो हाल ही में किसी जिला के डीएम त्यागराजन को कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा गया जिले के डीएम को भी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। दरअसल यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे देश के यानी कि देश भर के 534 जिलों में गया जिला के डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान को अव्वल माना गया, जिस आधार पर 9 जून को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। और ये सम्मान समारोह में जो गया जिले के डीएम त्यागराजन ने इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और आगे यहाँ पे हमारा होगा 30वां प्रश्न। ये 30वां प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है। मछली उत्पादन की बात करें तो बिहार की जो रैंकिंग है ये 4थे स्थान पर है। अभी मैंने आपको बताया था कि आम के उत्पादन में बिहार 4थे स्थान पर है, मक्का के उत्पादन में बिहार 3रे स्थान पर है और नवीनतम प्रश्न यहाँ पे बना मछली के उत्पादन में बिहार के जो स्थान की बात करें तो ये 4थे स्थान पर है। ये सारे नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे प्रश्न को हमने ऐड किया। हो सकते हैं आने वाले समय में ये सारे आंकड़ों में कुछ परिवर्तन हो, तो ये चीजें आपको याद रखना है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो बिहार का जो स्थान है ये 4था स्थान है
आपको बता दूं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। बिहार में अभी 7.62 लाख टन मछली उत्पादित किया जा रहा है, फिर उत्पादन किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इसके अतिरिक्त 115.02 लाख टन दूध उत्पादन हो रहा है। दूध उत्पादन की बात करें तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि बिहार की जो स्थान है ये बिहार कितने स्थान पर है। आई होप कि मैंने ये आप लोगों को बताया होगा कुछ दिन पहले, जो डेली करंट अफेयर्स वाला सीरीज था वहां पे इसकी जानकारी आपको दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा यह है कि साथ ही दूध उत्पादन में भी 3 गुनी वृद्धि हुई है। जो नवीनतम रिपोर्ट आई है इस आधार पर बात करें तो बिहार की जो कह सकते हैं दूध उत्पादन क्षमता है, नई रिपोर्ट के आकलन के आधार पर कह सकते हैं 3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि कृषि रोड मैप के कारण बिहार में मछली, दूध और अंडा के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पहला कृषि रोड मैप की बात करें तो 2007-8 को प्रभावी हुआ था और अभी वर्तमान में तीसरा रोड मैप चल रहा है, तीसरा कृषि रोड मैप चल रहा है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पे किसानों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो ऐसे में एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी हमने आपको बहुत बार आपको दिया है। आपको ध्यान है अगस्त 2020 में पहली किसान ट्रेन दानापुर से देवलाली के बीच चलाई गई थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, पहली किसान ट्रेन का जो परिचालन हुआ था 2020 में, अगस्त 2020 में हुआ था और ये पहली ट्रेन चलाई गई थी दानापुर से देवलाली के बीच में। अगला होगा हमारा यहाँ पर 31वां प्रश्न। ये 31वां प्रश्न है कि हाल ही में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किस जिला ने 6 पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा सारण जिला ने इस प्रतियोगिता में 6 पदक अपने नाम किया। आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में सारण के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज समेत कुल मिलाकर 6 मेडल अपने नाम किया। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि 2 गोल्ड समेत और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल मिलाकर 6 मेडल यहाँ पर सारण की टीम ने अपने नाम किया है। पटना में 10 से 12 जून तक आयोजित कराटे में करीब 20 जिलों के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सारण के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा और वे प्रथम स्थान पर रहे। तो ये सारे संबंधित जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता था जो कि हाल ही में 10 से 12 जून को पटना में आयोजित किया गया था। अगला होगा हमारा यहाँ पर 32वां प्रश्न। ये 32वां प्रश्न है कि हाल ही में यहाँ पर कह सकते बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? तो नवीनतम घोषणा के आधार पर शेरशाह सूरी के मकबरा क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, हाल ही में शेरशाह सूरी मकबरे में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। यह मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी की बात करें तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। शेरशाह सूरी मकबरा के परिसर में पर्यटन पुलिस सहायता केंद्र आरंभ किया जाएगा और यहाँ पर विशेष एसएसबी फोर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पे शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास के सासाराम में है और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था। शेरशाह सूरी के मकबरे को आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, यही है रोहतास में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला होगा हमारा 33वां प्रश्न। ये 33वां प्रश्न है कि हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? उन्मूलन करने का अर्थ है इसे समाप्त करने के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिश ऑन व्हील योजना की शुरुआत अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की जाएगी। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने फिश ऑन व्हील योजना शुरू की है और इस योजना के तहत बिहार में टीबी को खत्म किया जाएगा, यही इसका लक्ष्य है। इस योजना के तहत हम बात करें तो वर्ष 2025 तक इसे खत्म करने की योजना बनाई गई है। योजना के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, इसे फिश ऑन व्हील योजना इसीलिए कहा गया है क्योंकि दरअसल यहाँ पर फिश और राइस जो मतलब कह सकते हैं टीबी के जो रोगी होंगे उसे घर पर जाकर इसका सेवन कराया जाएगा। यहाँ पर इसमें बेहतर तरीके से कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होगा जिसके माध्यम से कह सकते हैं फिश और राइस का सेवन कराने के लिए एक गाड़ी के माध्यम से रोगियों के घर तक ये कह सकते हैं पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये सारी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। अब यहाँ पे अगला होगा 34वां प्रश्न। ये 34वां प्रश्न है कि हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए बिहार महिला टीम का चयन हुआ है और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा गुवाहाटी। यहाँ से कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपको याद रखना है। आपको बता दो कि हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए बिहार महिला टीम का चयन हुआ है और इसका आयोजन असम गुवाहाटी में होगा, ये याद रखिए। और यहाँ पर जो संबंधित चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन गुवाहाटी में 15 जून से 4 जुलाई तक आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए घोषित बिहार की 20 सदस्यीय टीम में सिवान की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के 8 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है।
अब यहाँ से ये ध्यान रखें 4 जुलाई को जो ये प्रतियोगिता संपन्न हुआ और इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार बिहार की टीम ने फाइनल मुकाबला खेला। हालांकि फाइनल में इसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बिहार के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बिहार दूसरे स्थान पर है। इसकी जानकारी भी हमने 1 से 2 दिन पहले ही आपको दिया था चैनल पर, जो कि ये संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा यह है कि चयन किए गए सभी खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के आवासीय केंद्र में रहकर शिक्षा और खेल प्रशिक्षण यहाँ पर प्राप्त करती है। ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखिए, इसी के तहत यहाँ पर इसे शामिल किया गया। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये प्रश्न है कि हाल ही में चल रहे सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा झारखंड को हराकर यहाँ पर बिहार की टीम ने कह सकते हैं सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया था। और इससे संबंधित जानकारी यहाँ से ये देने के पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने झारखंड को हराकर झारखंड को सेमीफाइनल में हराया और इसके साथ ही फाइनल में प्रवेश किया था। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 36वां प्रश्न। ये 36वां प्रश्न है कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक का नाम है गरीबों का मसीहा। अभी हाल ही में लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन मनाई गई थी और इसी अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन हुआ। 11 जून 2022 को लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन मनाया गया और उनके जन्मदिन के अवसर पर गरीबों का मसीहा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये ध्यान रखिए। इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में लालू प्रसाद यादव को मसीहा बताती हुई कविताओं का संग्रह किया गया है। ये ध्यान रखिए। इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है, इस पुस्तक में जो बातें निकलकर सामने आती है कि लालू प्रसाद यादव को मसीहा बताते हुए कविताओं का संग्रह किया गया है और इस पुस्तक का नाम है गरीबों का मसीहा। लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव बिहार के 20वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 21वें मुख्यमंत्री की बात करें तो इनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती राबड़ी देवी, ये बिहार की 21वीं मुख्यमंत्री बनी है और उसके बाद अभी वर्तमान में जो 22वें मुख्यमंत्री हैं ये है नीतीश कुमार। अगला हमारा यहाँ पर 37वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अर्थात RTPS के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो जून 2022 में जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा गोपालगंज। गोपालगंज इस क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा। आपको ध्यान रखना, हाल ही में जारी RTPS के रैंकिंग में 88.33 प्राप्तांक के साथ गोपालगंज जिला प्रथम स्थान पर रहा है। वह भी द्वितीय स्थान की बात करें तो मधेपुरा द्वितीय और तृतीय स्थान पर समस्तीपुर जिला रहा है। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा है कि इस रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान पर सारण जिला रहा है। और भारत में लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात का निर्धारण जो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस पॉइंट को यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है कि बिहार में बात करें 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात की तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। गोपालगंज की यहाँ पर चर्चा हो रही, इसी वजह से हमने यहाँ पर इस पॉइंट को लिखा है। आपको विस्तृत जानकारी ये दे दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला था ये था गोपालगंज, जहां पर हम बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1015 थी। लेकिन वह भी बात करें दूसरी ओर सबसे कम लिंगानुपात की तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला था बिहार में मुंगेर। तो ये सारी जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब तक 2021 वाला जनगणना संपन्न नहीं हो जाता तो ऐसे में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए भी हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा 38वां प्रश्न। ये 38वां प्रश्न यहाँ पर यह है कि जून 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार की कितनी स्कूलों का चयन किया गया था। तो जून 2022 में अगर बात करें राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 410 स्कूलों का चयन किया गया, यानी कि नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए 410 स्कूलों को चुना गया था। यहाँ पर हमने ये लिखा कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए हाल ही में बिहार से 410 स्कूलों का चयन किया गया। और फिर यहाँ पर इसके बाद बात करें तो इन स्कूलों में से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय का चयन किया जाएगा, जिसके बाद राज्य स्तर पर स्कूलों का चयन होगा और उसके बाद जिन स्कूलों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होगा उन्हें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। जब ये पुरस्कार समारोह आयोजित होगा तब ये जो प्रश्न बनेगा इसकी जानकारी आपको विस्तार से दिया जाएगा। तो हालांकि फिलहाल के लिए इतना आपको याद रखना है कि बिहार से 410 स्कूलों का नॉमिनेशन या फिर रजिस्ट्रेशन इसमें किया गया है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 39वां प्रश्न। ये 39वां प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है। हेरिटेज ट्री ऐप किस राज्य सरकार द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया। तो राइट आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दशकों पुराने पेड़ पर्यावरण संरक्षण में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये ज्यादा ऑक्सीजन तो देते हैं और साथ ही साथ इनका जैव विविधता के संरक्षण में काफी अहम योगदान होता है। इसी को कर सकते हैं संरक्षण के लिए, इसी के संरक्षण के लिए भी हाल ही में बिहार सरकार की एक पहल है और इसको लेकर अभी हाल ही में हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है।
तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार है कि बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है, जिसके तहत बिहार हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर इसकी हम बात करें तो इस ऐप का जो लोकार्पण हुआ था ये 22 मई 2022 को संजय गांधी जैव उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर किया गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला होगा यहाँ पर हमारा 40वां प्रश्न। ये 40वां प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ये बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया। इस ऐप का नाम है कांवड़िया ऐप। आपको ध्यान रखना है कांवड़िया ऐप से इस नाम से एक ऐप जारी किया गया है। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कांवड़िया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। हालांकि बांका जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग द्वारा इसे मिलकर तैयार किया गया या फिर लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है इसमें दोनों के सहयोग से, यानी कि बांका जिला प्रशासन और बिहार पर्यटन विभाग के संयुक्त तौर पर सहयोग से इसे लॉन्च किया गया। इस ऐप का जो नाम है यह है कांवड़िया ऐप। और यहाँ पे हमने आगे लिखा है कि इस ऐप में धर्मशाला, पेयजल, स्नानागार, शौचालय, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, कंट्रोल रूम, पुलिस कैंप, मेडिकल कैंप सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी होगी। और 5 जुलाई 2022 को इस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ये सारी बातें आपको नोट करना है। अगला होगा 41वां प्रश्न। ये 41वां प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में बिहार के एक प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा हमारा खगड़िया जिले से संबंधित है, जिनका नाम है प्रोफेसर जाहिद अशरफ। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। आपको ध्यान रखना प्रोफेसर जाहिद इन दिनों दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हेड हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके एक खास रिसर्च के लिए उन्हें विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। आप यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो यही है जाहिद अशरफ, जो कि आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजी के हेड है। अगला होगा हमारा 42वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भोजपुरी वाक गीतों के शोध के लिए किस देश से हेलन नामक एक महिला बिहार यात्रा पर आई है। तो संबंधित है ये अमेरिका से ये बिहार की यात्रा पर आई है और ये बिहार में कह सकते हैं बिहार की जो लोक गीतें हैं, भोजपुरी गीतें हैं या फिर छठ पर्व में जो गीत गाए जाते हैं, इन सारे गीतों पर कह सकते हैं शोध करने के लिए बिहार आई है। आपको ध्यान रखना हाल ही में अमेरिका की हेलन नामक महिला बिहार यात्रा पर आई है और वे 9 महीने बिहार में रहकर भोजपुरी वाक गीतों के साथ साथ छठ व अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक गीतों पर शोध करेगी, जिसको लेकर ये बिहार दौरे पर आई है। कुल मिलाकर 9 महीने बिहार में रहेगी और वे बिहार के जो 9 जिलों में अपने कह सकते हैं रिसर्च करेगी, उनमें से भोजपुर, सारण, बक्सर, रोहतास, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये कुल मिलाकर 9 जिले जाएगी और यहाँ पर अपनी शोध कार्य को क्रियान्वित करेगी। ये आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला होगा 43वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर यह कि हाल ही में गंगटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं बल्कि इसका जो राइट आंसर है पटना में हाल ही में ये 7 दिवसीय गंगटिक डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर कह सकते हैं एक संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि कह सकते हैं 7 दिवसीय ये कार्यक्रम था। इससे संबंधित सारे पॉइंट को यहाँ पर हमने ऐड किया है, जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना हाल ही में गंगटिक डॉल्फिन के संरक्षण व उसके बारे में लोगों को बताने के लिए पटना जू में 7 दिवसीय जो कि 20 से 26 जून तक संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम था। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। 18 मई 2010 को मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया 18 मई 2010 को। अगला पॉइंट यहाँ पर यह कि हाल ही में या फिर कह सकते हैं बिहार में एशिया का जो पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, ये गंगा नदी के तट पर पटना विश्वविद्यालय के परिसर में 44 वर्ग मीटर भूमि में स्थापित किया गया है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और बिहार का जो पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है ये भागलपुर में बनाया गया है। ये सारे संबंधित जो फैक्ट है ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट कीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार पुनः यहाँ पे आपको बता दूं कि ये सारे मटेरियल आप हमारे बीपीएससी में अगर ऐप और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला होगा 44वां प्रश्न। ये प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर वामिस नाम से एक ऐप लॉन्च करने की घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई है। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में बिहार की सिंचाई परियोजनाओं का प्रभावी प्रबंधन और निगरानी अब नई तकनीकों के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए भी हाल ही में बिहार जल संसाधन विभाग ने वामिस अर्थात इसका जो पूरा नाम है ये वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है और इस नाम से एक नया ऐप भी तैयार किया गया है
और इसमें जल संसाधन विभाग के राज्य भर के अधिकारी अपने क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित रियल टाइम अपडेट अपलोड करेंगे, जिससे माध्यम से सटीक जानकारी मिल पाएगी। और कह सकते हैं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पर सटीक जानकारी मिलने से फायदा ये होगा कि यहाँ पर सिंचाई से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं वो बेहतर तरीके से सुचारू रूप से हो पाएंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान है। और साथ साथ इस ऐप के माध्यम से राज्य की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। इस ऐप का नाम है वामिस, जो कि बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा इसे जारी करने की घोषणा हुई है। अगला है 45वां प्रश्न। ये 45वां प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा अजीत राय। बॉलीवुड की बुनियाद पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में हुआ। और आपको ध्यान रखना है इसके जो लेखक हैं यह है अजीत राय। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के बक्सर जिला के निवासी अजीत राय की किताब बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन 75वें कांस्य फिल्म समारोह में भारतीय पैवेलियन में हुआ। और ये पहली बार है जब किसी भारतीय लेखक की किताब का विमोचन कांस में हुआ है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस किताब की बात करें तो इस किताब को वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया और ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने इस किताब का विमोचन किया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बॉलीवुड की बुनियाद इस पुस्तक का नाम है। अब अगला होगा 46वां प्रश्न। ये प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि हाल ही में किस राज्य के सरकारी अफसरों को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशिक्षित करेंगे? तो घोषणा के आधार पर जो कह सकते हैं बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार के सरकारी अफसरों को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे हमने यहाँ पे ये लिखा कि बिहार राज्य के सरकारी अफसरों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशिक्षित करेंगे। और इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान इसके लिए ऐसे विश्व स्तरीय संस्थानों के साथ करार करेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में भी है। ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। इसी आधार पर यहाँ पे हमने प्रश्न को डाला है। और ये प्रोफेसर कानून, संचार नीति और साथ साथ वित्तीय प्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षण देंगे बिहार के सरकारी अफसरों को। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ से याद रखना है। अगला होगा हमारा 47वां प्रश्न। ये प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर होगा बिहार के गया जिले में ये 2 रोपवे बनाए जाएंगे। हालांकि बिहार में जो बात करें रोपवे की तो वर्तमान में 2 रोपवे है। एक तो बिहार के नालंदा में और दूसरा है भागलपुर में। आपको जानकारी यहाँ पर दे दो, भागलपुर नहीं बल्कि बांका में है। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में गया में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए 25 करोड़ से अधिक राशि से 2 रोपवे बनाए जाएंगे। पर्यटन विभाग की इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट में भी हाल ही में स्वीकृति मिली है, जो कि आपको ये ध्यान रखना गया में 2 रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो इन दोनों रोपवे में से यहाँ पर आपको ध्यान रखना इनमें से डुंगेश्वरी पर्वत पर 16.76 करोड़ रुपए जबकि ब्रह्मयोनी पर्वत पर 8.76 करोड़ रुपए से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बिहार में 2 रोपवे हैं, एक राजगीर नालंदा में है और दूसरा मंदार बांका में है। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना। रोपवे क्या होता है आप यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी कई बार हमने आपको दिया है। अगला होगा 48 नंबर प्रश्न। ये 48 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई? तो राइट आंसर होगा 94.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी हाल ही में दी गई है। आपको ध्यान रखना बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वित्त वर्ष या फिर चालू वर्ष में 94.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। यहाँ पर देखिए एक चीज सुधार करिएगा, यहाँ पर मैंने वित्त वर्ष शब्द का प्रयोग किया। वित्त वर्ष शब्द यहाँ पर नहीं होगा। चालू वर्ष और वित्त वर्ष दोनों अलग होता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, चालू यहाँ पर वर्ष की बात किया जा रहा है, वित्त वर्ष की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इस योजना के तहत राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर किसानों को 10% अधिक अनुदान दिया जाएगा। जो कृषि संबंधित जो उपकरण होते हैं, जो यंत्र होते हैं, उन सभी के लिए ये योजना है और इसके खरीदारी पर 10% का योगदान यहाँ पर दिया जाएगा और इससे स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। और साथ साथ इसमें कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50 से 75% तक का अनुदान की भी व्यवस्था है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये जो प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी वीडियो से संबंधित है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हमने अभी दिया है थोड़ी देर पहले। आप बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। आप चाहे तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर विस्तार से लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक के लिए याद रख पाते हैं। तो इसे आप लोग डिटेल में जरूर लिखिएगा। और जो लोग बीपीएससी में अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जितने भी हमारे एचडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी को आप वहाँ से एकदम से कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर क्वालिटी का हमारा कंटेंट है। खासकर के करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको बेहतर क्वालिटी का मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है। और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आंकलित कर सकते हैं।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कृपया ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कोई राय देना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अप्रैल 2022 में बिहार एसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आई थी। अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है ये आपको जानना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का सिलेबस क्या है और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये तमाम चीज़ें सम्मिलित तौर पर आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद ही आपकी तैयारी एक सुचारू रूप से हो पाएगी। इन सब के अतिरिक्त बीपीएससी मेकर ऐप पर आप सभी छात्रों के लिए, आप सभी एस्पिरेंट के लिए जो खास करके इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो आप सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट की खास बात यह है कि 25 छात्रों को इसमें यानी कि हमारे इस कोर्स में निःशुल्क शामिल किया जाएगा। आपको यहाँ पर कैसे इसे ज्वाइन करना है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इन सारी चीज़ों की, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और टेस्ट सीरीज। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहे, तमाम जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। संबंधित चीजें आपको जो बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा, इस एग्जाम से संबंधित 25 छात्रों को निःशुल्क दिया जाएगा। अब ये निःशुल्क आपको कैसे मिलेगा उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से कुछ बातें आप समझिए कि सीजीएल 3 की जो वैकेंसी आई है ये अप्रैल 2022 में आई है। लेकिन इससे पहले जो सीजीएल 1 और सीजीएल 2 की वैकेंसी आई थी ये कब आई थी, इसका एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था, ये एग्जाम होने में कितना समय लगा था, फॉर्म अप्लाई से एग्जाम होने तक, ये तमाम चीज़ें इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ से एक कह सकते हैं आइडिया आप ले सकते हैं कि सीजीएल 3 की जो एग्जाम आयोजित होगी इसमें कितना समय आपके पास है। तो बात करें सीजीएल 1 की, तो आपको ध्यान रखना इसकी जो वैकेंसी आई थी यानी कि फॉर्म अप्लाई का जो डेट था ये जून 2010 था। एग्जाम आयोजित हुआ था, जो प्री एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित हुई थी ये दिसंबर 2011 में आयोजित हुई थी। ये एग्जाम आयोजित होने में फॉर्म अप्लाई से लगभग हम बात करें तो तकरीबन 1.5 वर्ष का समय इसमें लगा था। और वहीं पे हम बात करें दूसरे में सीजीएल 2 की, तो सीजीएल 2 का जो फॉर्म अप्लाई का जो डेट था ये सितंबर 2014 में शुरू हुआ था और ये एग्जाम जो आयोजित हुआ था ये फरवरी 2015 में आयोजित हुआ था। और इस एग्जाम में अगर हम बात करें तो कुल मिला के 5 महीने का समय लगा था। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो 5 महीने से लेकर के 1.5 वर्ष तक का समय आपका इस एग्जाम में यहाँ पर अमूमन इस आधार पर देखा जाए तो लगा है। तो ऐसे में सीजीएल 3 को लेकर के हम यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि तकरीबन मान के चलिए 5 से 1 वर्ष या फिर 1.5 वर्ष यानी कि 5 महीने से 1.5 वर्ष तक का समय है, इस बीच आपका एग्जाम आयोजित होगा। यहां से अगर हम एवरेज निकालें इसकी तो तकरीबन मान के चलिए कि 1 वर्ष से पहले आपका ये एग्जाम आयोजित होगा। ये मैं मोटा मोटी तौर पर आपको बता रहा हूं, हो सकता है एग्जाम ये पहले भी आयोजित हो जाए, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक था, जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला था। बिहार एसएससी सीजीएल 3 की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी चयन प्रक्रिया अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। ये 3 चरण कौन कौन से होंगे, एक तो होगा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम, दूसरा होगा मेन यानी कि मुख्य परीक्षा और तीसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात दस्तावेज सत्यापन। इन 3 चरणों से जब आप गुजरेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये कुल मिलाकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 का चयन प्रक्रिया है। ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से होगा, कितने प्रश्न होंगे, समय आपको क्या मिलेगा, समय सीमा क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी तो कैसे होगी, किस किस भाषा में आपके प्रश्न होंगे, तमाम जानकारी यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इस परीक्षा में प्रश्न पत्र की जो प्रकृति होगी ये वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय होगी। यानी कि इस परीक्षा में जो कह सकते हैं प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम जो आयोजित होगा, जो प्रश्न पूछ जाएंगे आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछ जाएंगे, यानी कि 4 विकल्प के साथ यहाँ पर आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या की बात करें तो इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट यानी कि अगर हम बात करें कुल मिनटों में तो 135 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। यानी कि 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुल मिलाकर आपको 135 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं पे बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इस एग्जाम में यानी कि बिहार एसएससी के सीजीएल 3 एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं पे गलत उत्तर की बात करें तो उत्तर गलत होने पर आपके 1 अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको ये ध्यान
रखना, अगर आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप कंक्लूजन निकालिए कि अगर आप 4 प्रश्न को गलत करते हैं तो एक सही विकल्प का यानी कि एक सही प्रश्न का 4 अंक आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, इसे समझना है। अगला पॉइंट यहाँ पे हमने ये लिखा कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। हालांकि यहाँ पर जो याद रखने लायक बात यह है कि किसी कारणवश अगर प्रश्न पत्र में यानी कि प्रश्नों में भिन्नता पाई जाती है तो केवल अंग्रेजी के ही प्रश्न मान्य होंगे। कई बार देखा गया कि प्रश्न थोड़े से भिन्न हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस अगर होता है तो कुल मिला के आपको अंग्रेजी वाले प्रश्न पत्र को प्रमुखता देनी है। ऐसी हालत में अगर भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी वाला जो प्रश्न पत्र होगा उन्हें आप प्रमुखता देंगे। अब यहाँ पर आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से एग्जाम पैटर्न को कुछ बेसिक तौर पर समझते हैं। यहाँ पर कितने प्रश्न किस सेक्शन से आपके पूछे जाएंगे वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दिया गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के बात करें तो कुल 3 सेक्शन से प्रश्न आपको यहाँ पर इसे बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। तो पहला सेक्शन होगा सामान्य अध्ययन का, जहां पर 50 प्रश्न होंगे और यहां पे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 4 अंक का होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक प्रदान किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में जो अंक होंगे ये 4 अंक होंगे। तो कुल मिला के समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होगा इसमें 50 प्रश्न होंगे आपके और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे ये 4 अंक के होंगे। कुल मिला के 200 अंक यहाँ से आप अर्जित कर पाएंगे समान अध्ययन पेपर में। समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन में आपको जनरल स्टडीज अर्थात समान अध्ययन के अलावे जो करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाएं होती हैं वो सारे प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा हम बात करें सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित की तो इसमें कुल मिला के 50 प्रश्न होंगे और इसमें भी कह सकते हैं कुल अंक जो होंगे ये 200 अंक होंगे। और वहीं पे मानसिक क्षमता जांच की बात करें यानी कि रीजनिंग की तो रीजनिंग से जो मतलब प्रश्न होंगे ये 50 प्रश्न होंगे और कुल मिला के 200 प्रश्न यहाँ से 200 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के बात करें अंकों की तो 150 प्रश्नों में से कुल अंक जो होंगे ये 600 अंक निर्धारित है। प्रत्येक जो प्रश्न होंगे ये 4 अंकों के हैं और इसी आधार पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुल जो अंक होगा 600 अंक होगा और इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा मेन एग्जाम के लिए। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसमें इस एग्जाम के लिए यानी कि 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट यानी कि 135 मिनट का समय दिया जाएगा। ये निर्धारित समय होगा जो कि आपको इसी बीच ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ से जाने की। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आप देख पाएंगे। आपको यहाँ पर शॉर्ट में हमने समझाने का प्रयास किया है। जो चीज़ें मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटना यानी कि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स की बात करेंगे, कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके तहत जब आप देखेंगे तो भारत और पड़ोसी देशों का इतिहास से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल होंगे। संस्कृति और भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें कि भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत जितने भी चीजें शामिल होते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे शामिल होंगे। भारतीय कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अक्सर वो पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे। प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। देश यानी कि भारत की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न होंगे। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान आदि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको इस प्रश्न पत्र में समान अध्ययन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें हम समसामयिक घटनाओं की तो समसामयिक घटनाओं में तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना है। और इसके तहत वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। इसमें बिहार, भारत और उनके पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सब के अलावा जो हमने आपको करंट अफेयर्स का सीरीज प्रोवाइड किया है, जो डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो नोट्स मिलता है, वो सारे आपके इस एग्जाम के लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगे। उनमें जो हमने आपको बताया कि प्रमुख दिवस व उत्सव जो है, प्रमुख त्योहार हैं, जो प्रमुख बुक का जो लोकार्पण होता है, प्रमुख बुक जो प्रकाशित होता है, प्रमुख युद्धाभ्यास हो गया, भारत के अन्य देशों के साथ संबंध हो गया, बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं वो सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि इन सब चीजों के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। ये आपका कंप्लीट पैकेज आपको देता है जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पे पूर्ण रूप से केंद्रित है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर आप सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि जो अभी स्कॉलरशिप टेस्ट का जो आयोजन होने वाला है, जो जानकारी मैं आपको स्टार्टिंग में दे रहा था, उसके लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का सीरीज भी वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेकर के।
अब यहाँ पर जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा इस एग्जाम के लिए, ये होगा सामान्य विज्ञान और गणित। सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। हालांकि हाल ही के दिनों में देखा गया कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से आपके कई सारे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हाल ही में जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था, जो कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी कई सारे प्रश्न बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। बायोलॉजी का जो वेटेज है एग्जाम में, ये आए दिनों में देखा गया कि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो बायोलॉजी पे आप लोग मुख्य रूप से फोकस कीजिएगा। बायोलॉजी से कई सारे प्रश्न मतलब कर सकते हैं पूछे गए हैं। वहीं पे हम बात करें गणित की, तो गणित को लेकर एक चीज ध्यान रखिएगा, गणित में जो सेक्शन से आपके प्रश्न होंगे ये संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत ब्याज और साथ ही साथ लाभ और हानि से प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि सामान्य विज्ञान और गणित वाला जो सेक्शन है इसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि 10th का अगर आपने तैयारी बेहतर तरीके से किया है तो वही सारी चीजें यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न होंगे ये मैट्रिक स्तर के ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा सेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला होगा हमारा तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन की बात करें तो मानसिक क्षमता जांच अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या फिर आप इसके रीजनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे और यहाँ से 50 प्रश्न आपके होंगे। और ये 50 प्रश्नों में अगर हम बात करें किन किन सेक्शन से प्रश्न होंगे, तो एनालॉजी से आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से आपके प्रश्न होंगे, पोजिशन इमेजिनेशन से प्रश्न होगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन से प्रश्न होगा, एनालिसिस से प्रश्न होगा, विजुअल मेमोरी से प्रश्न होगा, डिस्क्रिमिनेशन से प्रश्न होगा, ऑब्जर्वेशन से प्रश्न होगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जो कि ब्लड रिलेशन होता है वहां से आपके प्रश्न होंगे, नंबर मैथमेटिकल रीजनिंग से प्रश्न होंगे, इसके अलावा न्यूमेरल मैथमेटिकल नंबर सीरीज से प्रश्न होंगे, इसके अलावा इनकोडिंग एंड कोड इंटरप्रिटेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारा सेक्शन है मानसिक क्षमता जांच मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आपके एग्जाम में जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 जो है इसमें आपके प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे सेक्शन को आपको मजबूत करना है। आई होप कि आप यहाँ पर सिलेबस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए लाया गया है इसमें आप लोग को क्या क्या चीजें मिलेगा, ये आप यहाँ पर बेहतर तरीके से इस सारी चीजों को देख के समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, हमारा पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि इस कोर्स के तहत आप प्रत्येक रविवार को बिहार एसएससी सीजीएल 3 2022 परीक्षा के लिए एक फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। साथ ही इसके विश्लेषण से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा इस एग्जाम के लिए, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा इसका पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाएगा। पीडीएफ फाइल के माध्यम से जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा प्रश्नों में, उसे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन सारे सेक्शन से प्रश्न होंगे सभी का यहाँ पर आपको समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा जो आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रत्येक संडे को आपको मिलेगा सुबह के 6 बजे। प्रत्येक संडे को सुबह 6 बजे आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन हजारों विद्यार्थियों के बीच बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि इस कोर्स के तहत बिहार एसएससी सीजीएल 3 2022 परीक्षा के लिए आपकी बिहार सामान्य अध्ययन विषय पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको नोट्स मिलेगा, जो वीडियो मिलेगा बिहार सामान्य ज्ञान का, वो आपके लिए सफिशियंट होगा बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना बिहार एसएससी सीजीएल में भी ये आपकी बेहतर तरीके से मदद करेगी। इसके अलावा हमारा अगला सेक्शन होगा, इस कोर्स के तहत आपको बिहार एसएससी सीजीएल 3 2022 परीक्षा के लिए पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का संपूर्ण पैकेज मिलेगा, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं शामिल होंगी। यानी कि 2021 और 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स है, जिसमें कि आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाएं शामिल होंगी, विश्लेषण सहित यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मंथली वाइज जो हमारा मैगजीन आता है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। मंथली मैगजीन मिलेगा और साथ ही साथ जो ईयरली मैगजीन आता है वो भी आपको इस कोर्स के तहत आपको दिया जाएगा। तो बेहतर तैयारी करने के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद इसलिए यह है क्योंकि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट का जो आयोजन किया गया इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके यहाँ पर निःशुल्क इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए बीपीएससी मेकर, वहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले। और बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके आप जब रजिस्टर करेंगे अपने नंबर से, ध्यान रखिए लॉगिन नहीं करना है, बल्कि लॉगिन के नीचे एक बटन होगा रजिस्टर का। रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो लॉगिन करने के बाद जो एप्लीकेशन पे आपको इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस पर आपको ये टेस्ट वाला एक सेक्शन दिखेगा। टेस्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। एक तो दिखेगा माई टेस्ट सीरीज, दूसरा दिखेगा ऑल टेस्ट सीरीज। तो ऑल टेस्ट सीरीज पे आपको क्लिक करना है।
ऑल टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहला सेट दिखेगा जो कि बिहार एसएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर डाला गया है। पहला सेट होगा, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर है। इसमें 150 प्रश्न है, निर्धारित 135 मिनट में आपको इसे सॉल्व करना है। ऑलरेडी यहाँ पर 15 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कुल मिला के 25 छात्रों का ही इसमें चयन किया जाएगा। तो जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद ये निर्धारित कीजिए कि आप उन 25 छात्रों में शामिल हैं जो कि टॉप पर है। और यहाँ पर आपको एक कंडीशन ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही बार इस टेस्ट में भाग लेना है। अगर आप दोबारा यहाँ पर इस टेस्ट में भाग लेंगे तो आपका जो चयन सूची में जो आपका नाम होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक ही बार इस टेस्ट को दीजिए और यहाँ पर पूरा का पूरा टेस्ट आपको देना है, उसके बाद ही आप इसके लिए चयनित हो पाएंगे। जब आप यहाँ पर स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न जो आपको दिखेगा कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है। तो इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया। सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड होंगे। यहाँ पर आपको सारे सेक्शन से प्रश्न टेस्ट सीरीज में डाले गए हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ पे बहुत कह सकते हैं मेहनत के बाद से तैयार किया गया है। तो इसे पूरा सेट को आप लोग दीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया है। अगर आप यहाँ पर 25 टॉप सेलेक्टेड छात्रों की सूची में रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको कोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात करें हम कोर्स के एक्चुअल फी की, तो कोर्स का जो एक्चुअल फी है इस कोर्स का बिहार एसएससी सीजीएल 3 प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हमने यहाँ पर हमारी टीम ने जो क्रिएट किया है ये 499 रुपया। लेकिन आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि इसके माध्यम से आप यहाँ पर फ्री इसमें शामिल हो पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बीपीएससी मेगर ऐप का लिंक है। आप चाहें तो बीपीएससी मेगर ऐप को प्ले स्टोर पे भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अभी ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। ये अगले संडे तक आप यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि अगले संडे, यानी कि आपके पास 7 दिन का समय है। इस बीच आप यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये याद रखिएगा कि आपको 2 बार इसमें शामिल नहीं होना है। अगर आप दोबारा यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एक ही बार आपको इसमें इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, जिसके बाद ही आपका यहाँ पर सूची जो जारी होगा 25 छात्रों की, उसमें आपका नाम होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ऑटोमेटिक ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा। आपका जो पेमेंट वाला बटन होगा आपके एप्लीकेशन पे, आपके आईडी में, ये ऑटोमेटिक ही हट जाएगा और यहाँ पर आपका जो दिखेगा ये आपका एक्सपायरी डेट दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक जानकारी यहाँ पर ये दीजिएगा मुझे कि जो करंट अफेयर्स वाला सीरीज डेली चैनल पर आता है वो वीडियो आपको कैसा लगता है, क्या आपको उससे हेल्प होती है या फिर नहीं। तो ये भी जानकारी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अपनी सुविधा, अपनी राय या फिर कोई भी शिकायत हो तो वो चीज़ें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।